2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और गजब का कॉन्फिडेंस देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। शुरू से कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि जब मेरा तीसरा टर्म आएगा 2024 के बाद तो देश जो भारत है वो दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगी। तो एक कॉन्फिडेंस देखिए, और कॉन्फिडेंस की वजह जो रुझान मिल रहा है, जो देश में माहौल चल रहा है, निश्चित रूप से मोदी मैजिक तो है ही है, मोदी की लहर तो है ही है। साथ में 2022 के बाद जब 5 साल बाद रामलला अयोध्या में विराजे और उनका जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जो देश में प्रचंड राम लहर जो चल रही है और विपक्ष जैसा बिखरा बिखरा है, विपक्ष जो उलूल जुलूल बयान दे रहा है, विपक्ष जो थका हारा और लड़ाई से पहले ही हारा हुआ लग रहा है, उसको देखकर लगता है कि जो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस है तो निश्चित रूप से उनको विश्वास है कि तीसरी बार सरकार बनेगी। और कॉन्फिडेंस का एक सबूत देखिए, प्रमाण देखिए कि कल उन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक की, आखिरी बैठक की, और उसमें जो तीसरी सरकार बनेगी, तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी, उसके 100 दिन की कार्य योजना भी बना लेगी। मतलब कुछ तो है, कुछ रिपोर्ट है, कुछ तो है। तो बात फिलहाल हम छत्तीसगढ़ की करें। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुकाबले कहीं आगे निकलते हुए 11 लोकसभा जो सीट है उस पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। और जो सबसे ज़्यादा जिन नामों ने चौंकाया है, विजय बघेल का तो दुर्ग से रिपीट होना तय था, इसलिए कि उनकी रिपोर्ट अच्छी थी, उनकी लोकप्रियता बराबर थी और उनके जीतने का जो चांस था वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ अभी नज़र आ रहा है। और दुर्ग राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे की भी टिकट उनको भी रिपीट किया गया है। और चौंकाया 2 नामों ने, एक सरोज पांडे जो दुर्ग लोकसभा की सांसद रही, राज्यसभा सांसद रही और बड़े बड़े पदों में भारतीय जनता पार्टी की रही, और उनको कोरबा से टिकट दिया गया है। कोरबा जो औद्योगिक क्षेत्र है और आदिवासी बेल्ट है, तो उनको वहाँ से टिकट दिया गया है। और सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला नाम आया, बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर के 8 बार के सांसद, लगातार एक रिकॉर्ड है उनके नाम, कभी हारे नहीं, उनके जीत का रिकॉर्ड हमेशा बढ़ता ही जाता है। इस बार उन्होंने 60,000 से ज़्यादा मतों से जीत दर्ज की। तो एक नरेंद्र मोदी के पसंदीदा चेहरे भी थे और नरेंद्र मोदी चाहते थे कि वो मैदान में। तो जो 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दी, सभी नाम 2-4 नामों को छोड़ दिया जाए तो सभी नाम चौंकाने वाले ही नाम हैं। चिंतामणि महाराज जो है, सरगुजा से जिनको टिकट दिया गया है, वो हाल में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और एक बड़ा नाम है, लोकप्रिय चेहरा है और भाजपा ने उनके नाम पर दांव खेला है। तो आज हम जो बात करेंगे, जो तमाम सर्वे चल रहे हैं, जो तमाम बातें चल रही हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 11 सीटें मिलेंगी या पिछली बार की तरह मामला 9-2 का रह जाएगा। तो कुछ जो अखबार हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ जो सर्वे है वो जो बता रहे हैं, उनके मुताबिक जो छत्तीसगढ़ का जांजगीर, कांकेर और राजनांदगांव को काफ़ी कठिन माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यानी कहा जा रहा है कि इन 2 सीटों पर काफ़ी कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है और ये भाजपा के लिए मुश्किल सीटों में गिना जा रहा है। और जो 2 सीटें हैं, महासमुंद और रायगढ़, इसमें बराबरी का टक्कर बताया जा रहा है दोनों सीटों पर। हालांकि कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषणा किया नहीं है, कांग्रेस के ने अभी अपना पत्ता खोला नहीं है। तो ये सर्वे अभी से आना शुरू हो गया कि जांजगीर, कांकेर और राजनांदगांव में भाजपा को संघर्ष करना पड़ेगा। सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और बस्तर में भाजपा की राह आसान है, यहाँ कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ेगा। रायगढ़ और महासमुंद में दोनों बराबरी के टक्कर पे रहेंगे। तो ये मैंने इस पर निष्कर्ष निकाला कि आखिर ये सर्वे का आधार क्या है। तो सर्वे के आधार में एक बात सामने आई कि दिसंबर 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे
तो जो लोकसभा में सीटें, विधानसभा कितनी विधानसभा है और कितनी कांग्रेस को मिली थी या कितनी भाजपा के विधायक जीते थे, इस आधार पर इस सर्वे को निकाला गया है। तो बात हम सबसे पहले करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां से बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया है और यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं रायपुर जो लोकसभा के अंतर्गत, जिसमें 8 भारतीय जनता के पार्टी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है। इसलिए इसको बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप बताया जा रहा है कि भाजपा यहाँ से आसानी से जीत दर्ज करेगी। और दुर्ग लोकसभा में भी 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 7 है और कांग्रेस के पास 2 हैं। तो कांग्रेस के पास 2 है, उसमें एक भिलाई नगर है और एक पाटन है, जहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव जीते। तो ये यहाँ भी बीजेपी को क्लीन स्वीप बताया जा रहा है, आसानी से बीजेपी जीतेगी और हो सकता है कि पिछले बार जो विजय बघेल ने 4.25 लाख वोटों का रिकॉर्ड बनाया था, उससे भी आगे बढ़ जाए। और कोरबा में लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा है, जिसमें से 6 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है और 1 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास है। महासमुंद की बात करें तो महासमुंद में कांटे की टक्कर की जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ इस लोकसभा के अंतर्गत 8 जो सीटें हैं उसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 4 कांग्रेस के पास है। इसलिए यहाँ बराबरी का टक्कर माना जा रहा है कि विधानसभा में बराबरी की सीटें हैं तो टक्कर भी बराबरी का होगा। जांजगीर में तो स्थिति बेहद उलट है। जांजगीर जो है वो वहाँ पे 8 जो सीटें हैं उसमें बीजेपी 0 है, मतलब वहाँ एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी 2023 के विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस ने 8 के 8 सीटों पर कब्जा किया था। इसी तरह बात करें बस्तर की तो बस्तर में 8 विधानसभा है, जिसमें बीजेपी पिछले बार सफाया हो गया था 2018 में, लेकिन 2023 में देखिए बीजेपी ने ज़बरदस्त बस्तर में वापसी की, बस्तर और सरगुजा में, और 8 में से 5 सीटों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, 3 पर कांग्रेस। कहते हैं बस्तर से ही सत्ता का द्वार खुलता है छत्तीसगढ़ में, तो भाजपा के लिए 5 सीटें थी तो द्वार खुला भाजपा के लिए। अब बात करें राजनांदगांव की, राजनांदगांव को भी इसलिए टक्कर का माना जा रहा है, इसलिए भाजपा को संघर्ष की स्थिति में बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं, 8 यहाँ भी विधानसभा जो है, और कांग्रेस के पास 5 विधानसभा सीटें हैं। तो इस हिसाब से लोग आकलन कर रहे हैं कि विधानसभा में कांग्रेस के 5 विधायक हैं तो पलड़ा भारी पड़ेगा। सरगुजा बात किया जाए जो आदिवासी बेल्ट है, जहाँ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आते हैं, वहाँ भी 8 विधानसभा सीटें हैं उस लोकसभा के अंतर्गत, जिसमें बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन, क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने, 8 पे 8 सीटों पर कब्जा जमाया, कांग्रेस 0 पे चली गई। ये वही जगह है जहाँ से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी चुनाव लड़ते हैं और इस बार वो भी हार गए। और बात करें छत्तीसगढ़ की न्यायधानी, जहाँ छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है बिलासपुर, यहाँ इस लोकसभा के अंतर्गत भी 8 विधानसभा सीटें, जिसमें 6 में भाजपा का कब्जा है और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ को भी इसलिए कांटे का टक्कर बताया जा रहा है, महासमुंद के जैसी स्थिति है यहाँ इस लोकसभा के अंतर्गत भी 8 विधानसभा सीटें, जिसमें 4 कांग्रेस के पास है, 4 भाजपा के पास है, इसलिए इसको भी। और कांकेर को भाजपा के लिए टफ बताने का जो कारण है वो ये है कि यहाँ 8 जो लोक विधानसभा सीट है, इसमें 3 भाजपा के पास है और 5 कांग्रेस के पास। तो इस आधार पर लोग आकलन कर रहे हैं कि भाई विधायक अगर ज़्यादा है कांग्रेस के राजनांदगांव में, महासमुंद में या रायगढ़ में, कांकेर में, तो यहाँ भाजपा को मुश्किल हो सकती है, यहाँ कांटे की टक्कर रह सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप गौर कर कीजिए 2019 दिसंबर 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से आई, सत्ता से बाहर ही नहीं हुई, बहुत बुरी तरह से बाहर हुई थी, महज 15 सीट पर सिमट गई थी। वहीं कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सत्ता हासिल की थी। और तब उदाहरण मैं आपको दूंगा, दुर्ग जिले से ही जो पाटन के मुख्यमंत्री, जो विधायक थे भूपेश बघेल, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। दुर्ग ग्रामीण के जो विधायक थे ताम्रध्वज, वो गृह मंत्री बने थे। अहिवारा के जो विधायक थे रुद्रगुरु, वो पीएचई मंत्री बने थे। और साजा के जो विधायक थे रविंद्र चौबे, उनको कृषि मंत्री बनाया।
तो मुख्यमंत्री का गृहनगर, होम मिनिस्टर का गृहनगर, दो दो बड़े कैबिनेट मंत्रियों का गृहनगर, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन की कल्पना कीजिए। विजय बघेल को पहली बार लोकसभा चुनाव में उतारा गया और उन्होंने रिकॉर्ड मत यानी 4.25 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। तो आपको बता दें कि लोकसभा विधानसभा में मुद्दे अलग रहते हैं, तो इस बार मुद्दा राष्ट्रीय है, इस बार मुद्दा राम का है, इस बार मुद्दा मोदी का है, इस बार मुद्दा मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। तो मेरा जो सर्वे है इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जबरदस्त बढ़ने वाला, जो माहौल दिख रहा है, जो राममय माहौल दिख रहा है, जो सनातन दिख रहा है, जो लोग अब सनातन की बात करने लगे हैं, लोग जब हिंदू और हिंदुत्व राम कृष्ण की बातें करने लग गए हैं, तो समझिए कि मोदी मैजिक तो चल ही रहा है। और राम लहर भी शुरू हो चुकी है। राम लहर तो 22 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इसका मुकाबला अगर कोई कांग्रेस कर पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम दिखती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के हार को अभी तक कांग्रेस भुला नहीं पा रहे हैं, अभी भी सदमे में है, गम में है, अभी भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी आरोप और प्रत्यारोप उनके बीच चल रहा है, अभी भी उनके बीच बयानबाजी चल रही है, अभी भी वो समझने को तैयार नहीं है कि हम हारे तो क्यों हारे, और हार के अगर सत्ता से बाहर हुए तो फिर एकजुट होना है। अभी भी जो राहुल गांधी बीच बीच में राम का विरोध कर देते हैं, जो इन्होंने कांग्रेस ने न्योता ठुकराया था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने का, वो बहुत लोगों के दिलो दिमाग में अभी गहरे घुसा हुआ है। तो बहुत आसान नहीं रहने वाला कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ का कोई भी लोकसभा, और चूंकि सरकार भाजपा की है और आदिवासी मुख्यमंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी का जो आप टिकट देखेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्ग को साधा है। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी और साहू को भी मैदान में उतारा है, ओबीसी वर्ग को साधा है, एससी को साधा है, एसटी को साधा है। और बृजमोहन अग्रवाल कहा जाता था कि बृजमोहन अग्रवाल को टिकट देकर भाजपा बड़ी गलती कर सकती है, लेकिन बीजेपी की सोच, जो दूसरे पार्टियों की सोच मुझे लगता है खत्म होती तो बीजेपी सोचना शुरू कर देती। बड़ा दाव खेल दिया बृजमोहन अग्रवाल के नाम पे, और निश्चित रूप से इसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अग्रवाल समुदाय के लोग, जैन समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और बहुत राजनीति को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। तो ये बड़ा असर, बड़ा संदेश जाएगा। अब देखना है कि कांग्रेस का इंतजार करेंगे, कांग्रेस अपनी सीटों को कब तक डिक्लेयर करती है। अभी उनके बीच मंथन चल रहा है। कहा तो ये जा रहा है कई सीटों पे लोग वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको माहौल का अंदाज़ा लग चुका है। तो ऐसे में जैसे कद्दावर नेता दुर्ग जिले के ही कह रहे थे कि भाई मोदी लहर तो समझ में आ रहा था, अब राम लहर भी चलने लग गया है, तो इस राम लहर का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तो तमाम स्थिति परिस्थिति बने रहेगी। चुनाव को लेकर हम आपसे लगातार बने रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। तो आज का ये हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।